फौजी जिसने बंदूक की नोक पर लोकतंत्र का दम घोट दिया, सभी सांसद और मंत्रियों को बंधक बनाया, हजारों हिंदुस्तानियों को गोली मार दी। सारी दुनिया चुप थी। तब हिंदुस्तान ने विदेशी धरती पर अपना सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू किया और फिजी में कर्नल स्टीवन रबुका की हुकूमत बदल दी। तभी एक ऐसी रिपोर्ट आती है जिससे देश के प्रधानमंत्री शॉक हो जाते हैं। सारे मंत्रियों को जेल के अंदर डाल दिया, हिंदुस्तानियों को गोलियां मारी जा रही है। 24 घंटे के अंदर हमारे RNW के जो चीफ हैं वो माननीय प्रधानमंत्री को एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स देते हैं। चाहे दुनिया हमारे खिलाफ चले जाए, लेकिन हम क्या करेंगे, विदेशी धरती पर एक कोविड ऑपरेशन करेंगे। और बाद में पता चलता है कि अचानक जो 55 साल का व्यक्ति था वो अपनी 22 साल की गर्लफ्रेंड के साथ क्या है, स्टे कर रहा था। जो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी 22 साल की, वो ऑलरेडी क्या थी, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल वॉर, कि कैसे लोगों के दिमाग में वो चीजें बैठाना। तो सेनाओं को इतना पैसा दिया गया, पैसों से उनका मुंह भरा गया कि वो किसी भी भारतीय के ऊपर अत्याचार ना करें। होटल के अंदर नौकरी लेता है, एक वेटर के रूप में उसी होटल में काम करता है और लगातार नजर रखता है रबुका के ऊपर। होटल के कमरे के अंदर जाता है जहाँ पहले से ही हमारे एजेंटों ने क्या किया था, पूरे CCTV कैमरे लगाए हुए थे। वेंजनम टेलर के थ्रू एक खबर आती है कि रबुका को इस पूरे ऑपरेशन के बारे में पता चल गया। तो रबुका बोलता है कि उन तीनों को वहीं खत्म कर दिया जाए। एक ऐसी इंफॉर्मेशन आती है हमारे सीनियर एजेंट के पास जिससे उनके पैरों के नीचे जमीन निकल। तो इनका एक कोड, इनको एक CD देता है, उसमें कर्नल रबुका एक होटल के कमरे में एक लड़की के साथ होता है, बिल्कुल न्यूड। तो ये था रिसर्च एंड एनालाइज विंग का सबसे बड़ा ऑपरेशन, जिसने कर्नल स्टीवन रबुका की हुकूमत को पलट दिया और एक भारतीय को प्रधानमंत्री बना दिया। 14 मई 1987 को देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, विदेश मंत्री ND तिवारी, रिसर्च एनालाइज विंग के चीफ AK वर्मा बैठे हुए थे। टेबल पर फाइलें रखी हुई थी। चीन घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। JNK के अंदर लगातार आतंकवाद बढ़ रहा है। पंजाब में बढ़ते हुए खालिस्तान से, ये सारी परेशानियां पहले से ही थी। तभी एक ऐसी रिपोर्ट आती है जिससे देश के प्रधानमंत्री, RNW चीफ, विदेश मंत्री शॉक हो जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि कुछ देर पहले फिजी के कर्नल रबुका ने तख्ता पलट कर दिया, सारे मंत्रियों को जेल के अंदर डाल दिया, हिंदुस्तानियों को गोलियां मारी जा रही हैं। क्यों? क्योंकि कर्नल रबुका नफरत करता था हिंदुस्तान से, हिंदुस्तानियों से। 1819 से 1947 तक जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, उस टाइम फिजी के अंदर जो भारतीयों की जो जनसंख्या थी वो लगभग 50% थी। क्योंकि हम तो आज़ाद हो गए थे, लेकिन अंग्रेजों को क्या था, फिजी के अंदर खेती करने के लिए लोगों की ज़रूरत थी। तब वो यूपी, बिहार, हिंदुस्तान के कई जगह से बहुत सारे लोगों को लेकर गए। और जब फिजी आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों ने क्या किया, जाते जैसे हिंदुस्तान के अंदर विभाजन, नफरत का बीज जो बोकर गए थे, सेम फिजी के अंदर भी बोकर गए। उन्होंने एक ऐसी पार्टी को सत्ता पर बैठाया जो हिंदुस्तानियों से नफरत करता था। ये थी अलायंस पार्टी। और इनके जो प्रधानमंत्री बने वो बने रातो मारा। इनकी सोच थी कि फिजी के अंदर सिर्फ फिजी मूल के ही लोग रहेंगे, हिंदुस्तानी नहीं रहेंगे। और तभी से क्या हुआ, हिंदुस्तानियों के ऊपर धीरे धीरे अत्याचार होने शुरू हुए। इन्होंने जितने भी ऊपर के पोस्ट थे, चाहे पुलिस फोर्स में हो, वहाँ की आर्मी के अंदर हो, ऐसे आदमियों को सत्ता पर बैठाया जो हिंदुस्तानियों से नफरत करते थे। और धीरे धीरे क्या हुआ, जो 1964 में एक फेडरेशन पार्टी वहाँ पर बनाई गई थी, उनको धीरे धीरे भारतीयों का समर्थन मिलता गया और ये पार्टी धीरे धीरे मजबूत होती गई। और जब इलेक्शन हुए तो फेडरेशन पार्टी क्या हुई, पूर्ण बहुमत से जीती। और यहाँ के जो नए प्रधानमंत्री बने, तिमोसी बवाद्रा, इनको प्रधानमंत्री बने हुए महीना भर भी नहीं हुआ कि वहीं एक फौजी कर्नल रबुका ने क्या कर दिया। 14 मई 1987 को 20 फौजी संसद भवन के अंदर घुसते हैं, सभी मंत्रियों को बंधक बना लेते हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री को भी। और सबको जबरन क्या किया जाता है, जेल के अंदर डाल दिया जाता है। और पूरा कंट्रोल किसके हाथ में ले लेते हैं, अपने हाथ में। और खुद को फिजी का क्या करते हैं, एक इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर घोषित करते हैं और रातू मारो को फिजी का राष्ट्रपति बना देते हैं। और यहीं से क्या होता है, भारतीयों के ऊपर एक अत्याचार होना शुरू। सारी दुनिया इसकी आलोचना कर रही थी, लेकिन खुल के कोई सामने नहीं आ रहा था। और तभी देश के ND तिवारी या रिसर्च एंड एनालाइज विंग के चीफ AK वर्मा देश के प्रधानमंत्री को बताते हैं कि आज भी फिजी के अंदर जो 50% लोग हैं
वो सिर्फ एक ही से उम्मीद कर रहे हैं, वो किससे? कि हिंदुस्तान से, कि हिंदुस्तान हमारी मदद करेगा। जहां अमेरिका, बड़े बड़े पावरफुल देश इसकी आलोचना कर रहे थे, लेकिन खुल के रबुका का क्या कर रहा था? विरोध कोई नहीं कर रहा था। कोई नहीं चाहता था कि वो फिजी को अपना दुश्मन बनाए या फिजी से अपना रिलेशन खत्म करे, क्योंकि उन्हें कोई मतलब नहीं था। अगर हिंदुस्तानी मर रहे हो तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 24 घंटे के अंदर हमारे RNW के जो चीफ हैं वो माननीय प्रधानमंत्री को एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स देते हैं, एक फाइल जिसमें पूरी डिटेल दी होती है फिजी की, कि फिजी की तख्ता कैसे पलट किया गया, कैसे रबुका ने धीरे धीरे क्या हुआ, आर्मी के अंदर जाके फौजियों को भड़काना शुरू किया, सारे फौज को अपने पक्ष में लेकर आया, और जैसे ही उसे लगा कि सारी सेना उसके पक्ष में, उसने क्या किया, 14 मई 1987 को फिजी का तख्ता पलट कर दिया। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री उस टाइम के राजीव गांधी किसी भी कीमत पर भारतीयों को क्या चाहते थे? आज़ादी। मतलब भारतीयों के साथ जो भी फिजी के अंदर अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को कैसे रोकना। फाइल के अंदर सब कुछ लिखा हुआ था कि कैसे पूरे मंदिरों में ताला लगा दिया गया, हिंदू लोगों को गोलियां मार दी, वहाँ जितनी भी हिंदू महिलाएं उनको घर से निकाल के उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, कैसे लोग जीते जी मौत के मुंह पर हैं। और राजीव गांधी डिसाइड करते हैं चाहे कुछ भी हो, चाहे दुनिया हमारे खिलाफ चले जाए, लेकिन हम क्या करेंगे? विदेशी धरती पर एक कोविड ऑपरेशन करेंगे और किसी भी हाल पर रबुका की सरकार को क्या करेंगे? खत्म करेंगे। और यहीं से एक ऑपरेशन स्टार्ट होता है, ऑपरेशन फिजी, जिसके लिए 3 लोगों को चुना जाता है, और इन तीनों के कोड नेम होते हैं अनुपम मलिक, संजीव सिंघल, कैलाश सिंह। तीनों अपने अपने फील्ड के अंदर क्या है, तीनों को महारत हासिल है। अनुपम मलिक क्या होता है? इसमें RNW के एक सीनियर ऑफिसर है जिन्होंने विदेशी धरती पर बहुत कोविड ऑपरेशंस करे हैं। और सैगल क्या, जिनको साइकोलॉजिकल वॉर के अंदर महारत हासिल है कि किसी भी देश के अंदर किस तरह से एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस किया जाता है। और कैलाश, जिनको वेपन्स की महारत हासिल थी कि विदेशी धरती के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे सेंध लगाया जाता है, कैसे वहाँ की आर्मी के अंदर अपने लोग एसेट के तौर पर डाले जाते हैं, कैसे किसी भी देश के अंदर वहाँ की सेना को भड़काया जाता है। लेकिन ऑपरेशन फिजी के अंदर एक सबसे ज़रूरी बात, इनको खास इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि अनुपम मलिक इस ऑपरेशन के दौरान विदेशी धरती के अंदर किसी भी RNW के ऑफिसर एसेट से कोई कांटेक्ट नहीं करेंगे। इन्हें ये ऑपरेशन खुद करना होगा, तीनों को मिलकर, चाहे सिचुएशंस कैसी भी आ जाएं। ये किसी दूसरे एजेंट की मदद विदेशी धरती में नहीं ले सकते। यानी कि ये ऑपरेशन क्या चल रहा था? एक वन वे चल रहा था, जिसमें RNW का कोई भी एसेट, कोई भी ऑफिसर या कोई भी ऐसा अधिकारी जो विदेशी धरती में पहले से मौजूद हो, वो इस ऑपरेशन के अंदर क्या नहीं होगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा, या अनुपम मलिक ऐसे किसी भी व्यक्ति की मदद नहीं ले सकते। ऑपरेशन शुरू होता है। उसके बाद 21 मार्च 1988 इंग्लैंड के एक बहुत बड़ी VIP रेस्टोरेंट में हमारे अनुपम मलिक बैठे होते हैं, और उनसे मिलने के लिए कूपर आते हैं। सैमुअल कूपर एक चीनी के बहुत बड़े व्यापारी, जिनका ऑल ओवर यूरोप के अंदर क्या था, चीनी का बहुत बड़ा कारोबार था। और इसी में फिजी के अंदर भी इनके एक बहुत बड़ी मात्रा के अंदर क्या जाती थी, चीनी जाती थी। जो सैमुअल कूपर थे वो 3 साल पहले से क्या थे, हमारे अनुपम मलिक के एक अच्छे दोस्त थे, और अनुपम मलिक ने इनकी बहुत मदद करी थी जब 3 साल पहले इनका बिजनेस इतना बड़ा नहीं था। तो कूपर ने उन्हें आश्वासन दिया था कि अगर भविष्य में कभी भी अगर उनकी मदद की जरूरत पड़े तो हमेशा तैयार हैं। और आज वो वक्त आ गया था जहां हमारे अनुपम मलिक सर को कूपर को ये याद दिलाना था कि 3 साल पहले तुमने एक वादा किया। और आज जब कूपर से वो मिलते हैं तो कूपर को बताते हैं कि किस तरह से फिजी के अंदर हिंदुस्तानियों के साथ अत्याचार हो रहा है, हर हिंदुस्तानी को मारा जा रहा है, निकाला जा रहा है, गोली से भूना जा रहा है, और उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वो किसी भी कीमत पर या तो फिजी छोड़कर चले जाएं या यहाँ मारे जाएंगे। आप ही सोचो कि एक आदमी ने अपना जीवन लगा दिया किसी देश के अंदर, वहीं पैदा हुआ, उनके दादा वहीं पैदा हुए, आज उनकी जगह, उनका बिजनेस, कोई आदमी अगर उसको छोड़कर जाएगा तो कहाँ जाएगा? ये आप खुद से पूछो। अगर मैं सपोज करो आपसे ये बोलूं कि आज आपने अपना जो घर बना रखा है, जो आपकी जमीन है, जो बिजनेस है, या कुछ भी है, अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कह के जाता है कि ये सब कुछ छोड़ के चले जाओ, तो क्या आप छोड़ के जा सकते हो? यही सेम सिचुएशन किसके ऊपर थी उस टाइम फिजी के अंदर, उस हर भारतीय के अंदर जो फिजी में रह रहा था। इस ऑपरेशन के दूसरा नाम कैलाश। न्यूजीलैंड में किससे मिलते हैं? बेंजामिन टेलर से मिलते हैं। बेंजामिन टेलर क्या था? पहले से इनका एक एसेट था जिसका बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस चल रहा था पूरे यूरोप के अंदर, सेम जैसे क्या कूपर का चीनी का चल रहा था। ये भी इनका एक एसेट थे, और इन्होंने बोला कि तुम्हें फिजी के बारे में पूरी हालत पता है, जहाँ टेलर ने बोला हाँ बिल्कुल। तो
कैलाश को पता था कि बेंजामिन टेलर के क्या है, फिजी के अंदर बहुत बड़े पॉलिटिकल लोगों के साथ, बड़े बड़े जर्नलिस्ट के साथ अच्छे कांटेक्ट हैं। तो कैलाश ने बोला कि किसी भी कीमत के अंदर मुझे इन सब लोगों से अपना कांटेक्ट करना और किसी भी कीमत में ऐसी सिचुएशंस पैदा करनी है कि ये लोग भारत को सपोर्ट करें, भारतीयों को सपोर्ट करें। लेकिन बेंजामिन टेलर ने बोल दिया था कि फिजी के अंदर लोग सपोर्ट जरूर करेंगे, क्योंकि हर आदमी ईमानदार नहीं है, देश के साथ गद्दारी करने के लिए बहुत लोग तैयार हैं, लेकिन इसके बदले बहुत पैसा लगेगा। जहां बात हिंदुस्तानियों की थी और हिंदुस्तान सरकार ने बोला था कि किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान की सेफ्टी, चाहे पैसा कितना भी लग जाए, लेकिन हर हिंदुस्तानी की क्या है, जान कीमती है। तो कैलाश यहां तैयार हो गए कि कितना भी पैसा खर्च हो जाए, ऐसे लोगों को ढूंढो जो फिजी के साथ गद्दारी करने के लिए तैयार है। और संजीव सहगल को काम दिया जाता है साइकोलॉजिकल वॉर का। इनका एक ही काम था पूरे यूरोप के अंदर पूरी मीडिया को मैनेज करना, बड़े बड़े टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर्स के मालिकों को मैनेज करना और इस तरह के अखबारों के अंदर खबर फैलाना कि फिजी के लोग लोकतंत्र चाहते हैं, वो क्या है, रबुका की गवर्नमेंट से खुश नहीं है, ताकि इसका प्रेशर क्या हो, रबुका के ऊपर इसका प्रेशर पड़ सके और पूरे यूरोप पर यह दिखाया जा सके कि किस तरह से फिजी की जनता रबुका की गवर्नमेंट से नाराज है, रबुका क्या कर रहा है, तानाशाह के रूप पर उभर कर आ रहा है। और सहगल ने क्या किया, बड़े बड़े न्यूज़पेपर, बड़े बड़े जर्नलिस्ट के लोगों से मिलना शुरू किया और इतना पैसा उनको दिया कि सिर्फ ये खबर फैलाने के लिए कि किसी भी कीमत पर फिजी के लोग खुश नहीं हैं रबुका गवर्नमेंट से। और रबुका क्या कर रहा है, लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, लोगों को गोलियां मार रहा है, उनका बिजनेस खत्म कर रहा है। तो ये खबर क्या हुआ, पूरे यूरोप के अंदर धीरे धीरे फैलाया जाने लगा। इससे क्या हुआ, रबुका के ऊपर एक प्रेशर पड़ा, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल वॉर, कि कैसे लोगों के दिमाग में वो चीजें बैठाना, पूरी दुनिया में किस तरह से हर आदमी को इस चीज के बारे में जानकारी देना जो अत्याचार फिजी के अंदर हो रहा है। यहां बेंजामिन टेलर क्या करते हैं, कैलाश को बताते हैं कि एक एआरसी फिजी का एक बहुत बड़ा लीडर है जो रबुका से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि रबुका की गवर्नमेंट ज़्यादा चले फिजी के अंदर, क्योंकि इससे क्या है, उसका भी बिजनेस को नुकसान हो रहा था। जब कैलाश एआरसी से मिलते हैं तो एआरसी बताता है कि एक बहुत सीनियर अधिकारी है जो रबुका गवर्नमेंट में काम करता है, लगभग 55 वर्ष का, वो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो क्या है, खुद फिजी छोड़ के जाना चाहता है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं है। तो कैलाश क्या करता है, उस बुजुर्ग आदमी से मिलता है जो 55 वर्ष का था और एक रेस्टोरेंट में नॉर्मली तरीके से जब बैठे होते हैं दोनों के दोनों, तो कैलाश सीधे उसको बोल देता है कि सर ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए कितना पैसा लगता है। तो ये बात सुन के वो आदमी शॉक हो जाता है, वो आदमी सोचता है ये बात तो सिर्फ मुझे पता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ, इस व्यक्ति को कैसे पता। तो उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है, उसको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अपने रबुका का कोई आदमी और उसको पहले से पता चल गया है कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहा हूँ। तो कैलाश उसको बारे में बताता है धीरे धीरे विश्वास जीतने के बाद कि मैं एक भारतीय गवर्नमेंट के लिए काम करता हूं और मैं चाहता हूं कि किसी भी कीमत के अंदर फिजी के अंदर लोकतंत्र स्थापित हो और मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। अगर आप मेरी मदद करते हो तो इसके बदले हम आपको इतना पैसा देंगे कि आप जीवन भर क्या हो सकते हैं, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो सकते हो और आपको दोबारा जीवन भर पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है। पहला आदमी थोड़ा सा घबराता है, लेकिन जब उसको विश्वास हो जाता है कैलाश के ऊपर तो वो बताता है कि रबुका भी एक ऐसी चीज़ करने वाला है, जितने भी आर्मी के अंदर या पुलिस फोर्स के अंदर या वहाँ के किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर बड़े ऑफिसर है, रबुका उन सबको चेंज कर रहा है और रबुका क्या कर रहा है, अपने लोग धीरे धीरे बैठाना शुरू करेगा। और कैलाश क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन अनुपम मलिक को देता है कि इस तरह से गवर्नमेंट में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। अनुपम मलिक क्या करते हैं, उन सारे अधिकारियों से मिलना शुरू करते हैं जो भी रबुका गवर्नमेंट में बड़े थे, जिन्हें हटाया गया। और अनुपम मलिक, सहगल, कैलाश उन सबको ये विश्वास दिलाते हैं कि अगर फिजी के अंदर दोबारा लोकतंत्र आता है तो आपको वही पोस्ट दी जाएगी जिस पोस्ट से रबुका आपको हटाना चाहता है। और ये सब के सब लोग क्या होते हैं, धीरे धीरे कैलाश, अनुपम मलिक, सहगल इनको सपोर्ट करना शुरू करते हैं। तो एक तरह से बहुत बड़ा इंटरनली क्या हो गया था, हमारे एजेंटों ने क्या कर दिया कि रबुका गवर्नमेंट में जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे उन सबको अपने पक्ष में ले लिया और धीरे धीरे क्या हुआ, अत्याचार होने बंद हुए फिजी के ऊपर। जो स्टार्टिंग में अत्याचार हो रहे थे, लोगों को गोली मारना, वो धीरे धीरे कम हुआ। और यहीं पर क्या करते हैं, अनुपम मलिक एक बहुत बड़ा काम करते हैं। सेना के अंदर जितने भी छोटे लेवल के अधिकारी थे या फौजी थे उनको दुनिया भर का पैसा देना शुरू करते हैं, क्योंकि सहगल को पता था, अनुपम मलिक को पता था कैलाश
को पता था कि अगर भारतीयों के ऊपर अत्याचार करने के ऑर्डर कर्नल रबुका से मिलते हैं, लेकिन अत्याचार कौन करता है? नीचे लेवल की सेना ही करती है। तो सेनाओं को इतना पैसा दिया गया, पैसों से उनका मुंह भरा गया कि वो किसी भी भारतीय के ऊपर अत्याचार ना करें, चाहे रबुका के ऑर्डर्स क्यों ना आ जाएं। लेकिन ये लोग क्या करेंगे, ग्राउंड पर सिर्फ जाएंगे और ऐसा दिखाएंगे कि भारतीयों को इन्होंने मारा है, उनको गोली से शूट आउट किया है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर इन्होंने क्या कर दिया, पैसे लेकर देश के या भारतीयों के ऊपर अत्याचार करना कम कर दिया। अनुपम मलिक ने क्या होता है, इसका एक कमांड सेंटर सिडनी के अंदर बनाया हुआ था और सिडनी से ये लोग क्या कर रहे होते हैं, पूरे फिजी के ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये ऑपरेशन इंग्लैंड से चल रहा था, न्यूजीलैंड से चल रहा था, सिडनी से इसका टोटल कंट्रोल था और फिजी के अंदर हमारे एसेट लगातार काम कर रहे थे। और तभी क्या होता है, हमारे कैलाश, एक लड़की जिसका नाम वेना, लगभग 22 साल की, उसके टच में आते हैं, जो पहले से क्या कर रही थी, रबुका के लिए काम कर रही थी और वो भी रबुका से खुश नहीं थी। तो सेम चीज़ कैलाश उस लड़की को ये आश्वासन दिलाते हैं कि बहुत जल्दी क्या होगा, फिजी की गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी। तो इंटरनली इन्फॉर्मेशन क्या होता है, वेना भी इन्हें इंटरनली इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देती है। ऑपरेशन धीरे धीरे सही चल रहा था, राजीव गांधी को भी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि फिजी के अंदर धीरे धीरे सब कुछ सही हो रहा है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी खबर आती है, और खबर क्या आती है, वेंजनम टेलर के थ्रू एक खबर आती है कि रबुका को इस पूरे ऑपरेशन के बारे में पता चल गया। और ये ऑपरेशन के बारे में डिटेल किसने लीक करी, वेना और एआरसी ने, जो एक पॉलिटिकल लीडर था, और दूसरा जो एक 55 ईयर का आदमी रबुका गवर्नमेंट का इनके साथ मिला हुआ था। और बाद में पता चलता है कि अचानक जो 55 साल का व्यक्ति था वो अपनी एक 22 साल की गर्लफ्रेंड के साथ क्या है, स्टे कर रहा था। और तभी वो अपनी गर्लफ्रेंड को बोल देता है कि बहुत जल्दी हमारे अच्छे दिन आएंगे और हम लोग क्या है, ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास भारत की गवर्नमेंट से बहुत पैसा आ रहा है और हमारे को ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रहना पड़ेगा। जो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी 22 साल की, वो ऑलरेडी क्या थी, रबुका गवर्नमेंट के लिए काम कर रही थी एक स्पाई के तौर पर। और सारी इन्फॉर्मेशन रबुका गवर्नमेंट को मिलती है और उस 55 साल के आदमी को उठाया जाता है। वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन बताता है कि इस तरह से 3 ऐसे इंसान हैं जो फिजी की धरती पर एक ऑपरेशंस कर रहे हैं। इन तीनों का कोड नेम है अनुपम मलिक, कैलाश सहगल, और ये तीनों के तीनों क्या, ऑस्ट्रेलिया सिडनी से कंट्रोल कर रहे हैं। तभी रबुका क्या करता है, अपने 3 स्पाई को ऑस्ट्रेलिया भेजता है और बताता है ASIS की सीक्रेट सर्विस को कि आपकी धरती से एक बहुत बड़ा कोविड ऑपरेशन चल रहा है फिजी के अंदर। और ये लोग जब पता करते हैं, आपको मैंने बोला कि ये तीनों के तीनों कोई नॉर्मल आदमी नहीं थे, अनुपम मलिक, कैलाश सर या सहगल, ये रिसर्च एंड एनालाइज विंग के एक स्पाई थे, वो एजेंट थे जिन्हें विदेशी धरती पर कोविड ऑपरेशन करने में महारत हासिल है। ये नाम इनके ओरिजिनल नहीं थे, तीनों नाम क्या थे, फेक थे। जब रबुका के तीनों स्पाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर वहाँ की एम्बेसी इमिग्रेशन में पता करते हैं कि इस नाम के, तो उन्हें ऐसी कोई भी डिटेल नहीं निकलती। लेकिन रबुका ने उन तीनों को ऑर्डर दिया था कि तुम्हें सब चीज़ करने की परमिशन है, अगर किसी चीज़ की परमिशन नहीं है तो क्या, खाली हाथ वापस आने की। जब वो इन तीनों के बारे में पता करते हैं तो एक व्यक्ति ब्रैटली इनको बताता है कि मुझे पता है कि कैलाश, ये तीनों लोग सिडनी के कौन से इलाके से ऑपरेशंस कर रहे हैं और इनकी कमांड पोस्ट कहाँ है। तो ये तीनों के दोनों स्पाई रबुका के खुश होते हैं और रबुका को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमारे को उन तीनों की लोकेशन मिल गई है। तो रबुका बोलता है कि उन तीनों को वहीं ख़त्म कर दिया जाए। जब ये तीनों स्पाई ब्रैटली के साथ जाते हैं उसके कमांड पोस्ट पर और बैठते हैं, और तो बैठने के बाद पूछता है जो ब्रैटली, यार कि जब ये तीनों यहीं आएंगे तो इनके साथ क्या करोगे। तो बोलता है कि उनके साथ वही करेंगे जो हर एक देशद्रोही या एक आतंकवादी के साथ किया जाता है। और तभी ब्रैटली को थोड़ी सी हंसी आती है और देखते हैं कमरे के अंदर से हमारे तीनों एजेंट आते हैं। और उस दिन के बाद रबुका के ये तीनों स्पाई कभी नहीं देखे गए, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्लान किसका था, ये पूरा प्लान हमारे अनुपम मलिक का था। क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि रबुका ने अपने 3 स्पाई जो पहले से आर्मी से ट्रेंड हैं उनको भेजा गया है। तो हमारे एजेंटों को लगा कि ऐसे भागने से तो काम नहीं चलेगा, कभी ना कभी तो इस चीज़ को फेस करना पड़ेगा। तो क्यों ना जो शिकारी शिकार करने आए हैं उसी का शिकार कर दिया जाए। और उन्हें ब्रैटली से अपने एक एसेट जो ब्रैटली, उसके माध्यम से ये मैसेज कहाँ तक पहुँचाया, उनके स्पाई तक पहुँचाया। उनके स्पाई को खुद ट्रैप करके वहाँ लाया गया। और मैंने बोला कि उस दिन के बाद उन तीनों को कभी नहीं देखा गया। जैसे ही रबुका प्रधानमंत्री बना, उसने एक कानून बनाया था कि अगर किसी भी भारतीय के पास कोई भी हथियार मिलता है तो वारंट की जरूरत नहीं है, उस भारतीय को कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है। इसकी आड़ में बहुत अत्याचार होता है हिंदुस्तानियों के ऊपर, जो भी हिंदुस्तानी मूल के लोग वहाँ रह रहे थे। वहाँ की फौज, वहाँ की पुलिस क्या कर रही थी, जबरदस्ती किसी भी भारतीय के ऊपर हथियार दिखा देती थी और उसे बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया जाता था। उसके बाद बहुत अत्याचार होता था। तो किसी भी
कीमत पर हमारे एजेंटों को क्या था, इस कानून को खत्म करना था। और धीरे धीरे एक इस तरह का साइकोलॉजिकल वॉर हुआ। लोगों को ये लगा कि नहीं यार, रबुका गवर्नमेंट को क्या है, लोकतंत्र करना चाहिए, लोकतंत्र में आना चाहिए। तो 1992 के अंदर रबुका क्या करते हैं, एक इलेक्शन की घोषणा करते हैं और इलेक्शन लड़ा जाता है। इसमें 70 सीटों में से रबुका को 70 सीटों में से 30 सीटें मिलती हैं। लेकिन अब रबुका को क्या था, किसी भी कीमत पर सरकार बनानी थी। तो रबुका क्या करता है, लेबर पार्टी जो पहले क्या थी, एक भारतीय मूल की पार्टी थी, इसके साथ गठबंधन करते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं। और सबसे पहले रिसर्च एंड एनालाइज विंग के 3 एजेंटों का एक ही काम था, वो लेबर पार्टी में अपने एक एसेट को बोलते हैं कि ये गठबंधन तभी करना है जब कानून में संशोधन हो। रबुका वो सारे कानून वापस ले जिनकी वजह से भारतीयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो रबुका को अपनी सरकार बनानी थी। रबुका क्या करता है, लेबर पार्टी के साथ हाथ मिलाता है और सारे के सारे वो कानून वापस लिए जाते हैं जिसकी वजह से भारतीयों के ऊपर अत्याचार हो रहा था। तो विदेशी धरती पर रिसर्च एंड एनालाइज विंग का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था, बहुत बड़ी सफलता थी। और धीरे धीरे क्या होता है, भारतीयों के साथ अत्याचार होने कम होते हैं। और तभी ये ऑपरेशन यही नहीं रुकता, तभी रिसर्च एंड एनालाइज विंग का एक ही काम होता है कि किसी भी कीमत पर अब रबुका की गवर्नमेंट को खत्म करना है। और अगले इलेक्शन के अंदर क्या है, तिमुकी बवाद्रा को प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं चलती जब 55 वर्ष के तिमुकी बवाद्रा की कैंसर से मृत्यु हो जाती है। अब इसी टाइम रिसर्च एंड एनालाइज विंग या हमारे तीनों एजेंटों के लिए एक सबसे बड़ी समस्या कि अब ऐसा कौन सा लीडर हो जिसको रबुका के सामने खड़ा किया जा सके। अब लेबर पार्टी की जो अगली नेता कौन थी, तिमुकी बवाद्रा की पत्नी अवी बवाद्रा। ये सबसे बड़ी समस्या थी किसके लिए, हमारे तीनों एजेंटों के लिए। अब किसी भी कीमत पर एक ऐसे व्यक्ति को चेहरा बनाना था जो हिंदुस्तान का पक्ष रख सके, भारतीयों के साथ न्याय कर सके। तभी ऑपरेशन त्रिशूल, लेबर पार्टी का एक ऐसा नेता जिसे किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री बनाया जाना था। तो धीरे धीरे रिसर्च एंड एनालाइज विंग क्या करती है, दुनिया के हर पेपर्स पर कोड त्रिशूल की ऐसी खबरें फैलाती है जिससे उनकी छवि को बहुत अच्छा दिखाया जाता है। लोगों को लगता है कि अगर ये फिजी के प्रधानमंत्री बनेंगे तो जरूर फिजी का विकास होगा। और पूरे यूरोप के अंदर हर चैनल्स, हर न्यूज़पेपर में यही खबरें चलाई जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया के अंदर किसी भी लोकतंत्र में क्यों मीडिया को एक स्तंभ रखा जाता है। अगर हिंदुस्तान में भी 4 स्तंभ हैं तो मीडिया को एक स्तंभ उनमें से माना जाता है, क्योंकि मीडिया इतनी पावरफुल है, किसी भी देश की सरकार को बदल सकती है, किसी भी देश में नई सरकार बना सकती है। पर शर्त ये कि वो मीडिया ईमानदार होनी चाहिए, देश के पक्ष में काम करे, देश के हित में काम करे। और यही सब चीज़ें किसने फ़ायदा उठाया, हमारे तीनों एजेंटों ने। जितने भी बिके हुए मीडिया थी यूरोप के अंदर, फिजी के अंदर, उनसे हर वो खबर गई जिससे रबुका सरकार को नुकसान हो। और जब धीरे धीरे हमारे एजेंटों को ये लगा कि अब फिजी नॉर्मल हो चुका है, तो हमारे देश के उस टाइम के इन तीनों एजेंटों को वापस हिंदुस्तान बुलाया, जी के अंदर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। और तभी क्या होता है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन आती है हमारे सीनियर एजेंट जिससे उनके पैरों के नीचे जमीन निकल जाती है। तीनों सिडनी पहुंचते हैं तो इनका एक कोड बस्सी इनको एक सीडी देता है, एक सीडी यानी कि कैसे। तो जब ये देखते हैं तो हमारे 3 हो जाते हैं। उसमें कर्नल रबुका एक होटल के कमरे में एक लड़की के साथ होता है, बिल्कुल न्यूड, और वो दिखने से लगती है कि वो 22 साल की लड़की मिसिस रबुका नहीं थी, कोई और थी। तो इस सीडी को पूरे फिजी के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर फैलाया जाता है। तब अनु मलिक के एसेट इन्हें बताते हैं कि 2 साल पहले इनको पता चला कि कर्नल रबुका का एक ही कमजोरी है, वो क्या है, यूरोप की अलग अलग लड़कियां। और ये क्या करते हैं, इनके कुछ एक एजेंट तक बहुत सारी लड़कियों को पहुंचाते हैं। तभी अनुपम मलिक का ये कोड यूरोप की एक लड़की से मिलता है जो ऑलरेडी एक कॉल गर्ल होती है, और उसको बोलते हैं कि तुम्हें जीवन में सिर्फ एक काम करना है, उसके बाद तुम्हें कभी ये काम नहीं करना पड़ेगा। वो लड़की अपने 6-7 लोगों के परिवार को पालने के लिए काम किया करती थी, और वो बताते हैं कि तुम्हें हम फिजी भेजेंगे और तुम्हें कर्नल रबुका के साथ नाइट स्टे करना है। पहले लड़की थोड़ा सा घबराती है, लेकिन लड़की को पता होता है यार वो पहले से पूरा जीवन उसका नर्क में है, तो एक दिन अगर रिस्क लेके इस नर्क से निकलती है तो उसके लिए कोई बड़ा रिस्क नहीं था, और वो तैयार हो जाती है। और अनुपम मलिक का एक कोट क्या करता है, होटल के अंदर नौकरी लेता है, एक वेटर के रूप में उसी होटल में काम करता है और लगातार नज़र रखता है रबुका के ऊपर, और ये भी पता करता है कि रबुका को कौन लड़कियां सप्लाई करता है, और धीरे धीरे उससे दोस्ती करता है और इस 22 साल की लड़की को वहाँ तक पहुँचाता है। और जब रबुका एक दिन आता है, बहुत सारी लड़कियाँ खड़ी होती हैं, उसको पता होता है कि डेफिनेटली जिस लड़की को हमारा एक कोड लेके आया है
इसको रबुका वन टाइम में ही पसंद करेगा। सेम रबुका उस लड़की को पसंद करता है, होटल के कमरे के अंदर जाता है जहाँ पहले से ही हमारे एजेंटों ने क्या किया था, एसएक्स ने पूरे सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए थे और पूरा का पूरा रबुका के साथ हर वो सीन एक कैमरे के अंदर रिकॉर्ड होता है। और आज ये कैसेट हमारे तीनों एजेंट के पास थी और ये कैसेट जब पूरे यूरोप में पहुंचती है तो रबुका की इसमें बहुत बेइज्जती होती है। रबुका के जितने भी सपोर्टर होते हैं, हर सपोर्टर रबुका से किसी भी कीमत पर क्या करता है, अपना नाम हटाता है। और फिर दोबारा 1999 में इलेक्शन होते हैं और मैं आपको ये बताऊं कि रबुका को 70 में से सिर्फ 8 सीटें मिलती हैं और लेबर पार्टी को 70 में से 38 सीटें मिलती हैं और त्रिशूल फिजी के चौथे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जिसका नाम है महिंदर पाल चौधरी थे और इस पूरे ऑपरेशन का नाम रखा गया था कोड त्रिशूल। फिजी के तिबुका ब्रादरा के मरने के बाद और जब ये प्रधानमंत्री बनते हैं तो सारे के सारे कानून में संशोधन होता है और जितने भी भारतीयों के साथ अत्याचार हो रहा था वो सारे अत्याचार बंद होते हैं। तो 1988 से लेकर 2000 तक देश में कितनी सरकारें आई, कितने प्रधानमंत्री चेंज हुए, देश में घटनाएं हुई, लेकिन हमारे इन 3 एजेंटों ने विदेशी धरती पर 14 मई 1987 को एक ऑपरेशन शुरू किया और 2000 में एक हिंदुस्तानी को फिजी का चौथा प्रधानमंत्री बना दिया। तो ये था रिसर्च एंड एनालाइज विंग का सबसे बड़ा ऑपरेशन जिसने कर्नल स्टीवी रबुका की हुकूमत को पलट दिया और एक भारतीय को प्रधानमंत्री बना दिया। क्यों? क्योंकि देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं।